हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे क्रिया की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना। क्रिया एक विकारी शब्द होता है क्रिया, जिसमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन संभव है, इसलिए ये विकारी शब्द है। क्रिया के कर्म के आधार पर भेद हम पढ़ चुके हैं। कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं, दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये हम पढ़ चुके हैं और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित यदि आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप संपूर्ण नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उस PDF में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से संबंधित सारा मटेरियल मिल जाएगा, जिसको आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। क्रिया के भेद हम पढ़ चुके हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके आगे रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो रचना या प्रयोग के आधार पर 5 भेद हुए। सबसे पहले सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग हो तो क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। एक काम एक क्रियापद, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में एक क्रियापद हो, एक क्रियापद मतलब क्रिया से संबंधित केवल एक ही शब्द दिया हो, ठीक है। एक ही शब्द हो क्रिया का, तो वह क्रिया कहलाती है सामान्य क्रिया। जैसे उदाहरण है, विभु ने मेला देखा। क्रियापद क्या है? मेला देखा, ठीक है। क्रियापद इसमें है देखा। तो क्रियापद अर्थात शब्द, जो क्रिया शब्द है वाक्य में केवल एक ही है। यदि ये होता विभु मेला देखता है तो है जुड़ जाता, तब क्रियापद कितने हो जाते? 2। तो यह सामान्य क्रिया नहीं कहलाती। क्रियापद एक होना चाहिए। क्रिया का जो शब्द है वह एक होना चाहिए। जैसे बच्चा सोएगा, इस वाक्य में सोएगा क्रियापद है, क्रिया शब्द है सोएगा। यह बच्चा सोता है, तब यह सामान्य क्रिया नहीं कहलाएगी। सोता है लग जाएगा इसके आगे, तो 2 क्रियापद हो जाएंगे। क्रियापद एक होना चाहिए, तभी वह सामान्य क्रिया होगी। आगे है संयुक्त क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? काम तो एक होता है, मतलब जो क्रिया हो रही है वह एक होगी, लेकिन उससे संबंधित जो पद होंगे, शब्द होंगे, वह 2 या 2 से अधिक होंगे, ठीक है। जो शब्द होंगे, क्रिया के पद होंगे, वह 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, तो वह कहलाएगी संयुक्त क्रिया। काम एक, जैसे यह वाक्य है, इसे समझ लेते हैं। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। इसमें जो क्रिया है क्या है? पढ़ना। और पढ़ना मतलब काम कितने हुए? एक काम हुआ पढ़ने का। और इससे संबंधित जो शब्द हैं, जो पद हैं, इस वाक्य में कितने हैं? पढ़ रहा है, ठीक। तो 3 पद हो गए इस वाक्य में, ठीक है। कितने पद हैं? क्रिया से संबंधित 3 पद हैं, इसलिए यह है संयुक्त क्रिया। अब इसमें देखिए, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। जो पढ़ है ये तो मुख्य क्रिया है, और रहा है ये सहायक क्रिया है, जो पढ़ना क्रिया को पूर्ण कर रही है, उसकी सहायता कर रही है, ठीक है, उसको पूर्ण करने में, ठीक। तो यह हो गई सहायक क्रिया रहा है, और पढ़ मुख्य क्रिया है इस वाक्य में। मतलब जिस वाक्य में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया हो तो वह होती है संयुक्त क्रिया, ठीक। अब आसान सी भाषा में हम समझ लेते हैं। यदि किसी वाक्य में क्रियापद 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो वह संयुक्त क्रिया होगी। जैसे वह मुझे बाजार में दिखाई दिया था, ठीक है। तो दिखाई मतलब कि देखना, इसमें क्रिया हो गई। देखने का काम किया गया, काम कितने हुए?
कितने काम हुए इस वाक्य में? देखने का एक काम हुआ, ठीक है। अब इस देखने के काम से संबंधित इस वाक्य में 3 पद हैं, दिखाई, दिया और था, ठीक है। 3 पद हो गए, तो कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में क्रियापद एक से ज़्यादा हों तो वहाँ होती है संयुक्त क्रिया। यहाँ पर 3 क्रियापद हैं। ऊपर वाले हमने वाक्यों में देखा था, यहाँ पर सामान्य क्रिया में जो क्रियापद थे वो 1 थे, जैसे देखा, सोएगा, है ना, एक एक क्रियापद। तो यहाँ पर क्रियापद 3 हैं, ठीक। 2 होंगे तब भी संयुक्त क्रिया होगी, 4 होंगे तब भी संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। देखिए इसे नाम से स्पष्ट है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देना, ठीक, प्रेरणा देना, प्रेरणा दे करके किसी से कोई काम करवाना, ठीक है। जब जो करता होता है वह काम स्वयं ना करके, अपने आप काम नहीं करता, किसी को बताया कि आप इस काम को ऐसे कीजिए, किसी दूसरे से करवाता है, तो प्रयुक्त होने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। जब कर्ता काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो वहाँ पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसमें देख जो कर्ता होते हैं 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जो प्रेरणा देता है, मतलब जो काम करवाता है, और एक वह होता है जो काम करता है। तो इस तरह के प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्यों में जो कर्ता होते हैं, 2 कर्ता होते हैं, एक कार्य करता है और दूसरा कार्य करवाता है, 2 कर्ता होते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे माँ ने बेटी से भोजन बनवाया, माँ ने बेटी से भोजन बनवाया, ठीक है। तो माँ काम स्वयं नहीं कर रही है, वह बेटी से, जो उसकी बेटी है उससे करवा रही है। भोजन बनवाने का जो काम है, भोजन बनाने का जो काम है वह स्वयं नहीं करती बल्कि अपनी बेटी से करवाती है माँ। तो माँ प्रेरणा देने वाली हो गई और बेटी कार्य करने वाली हो गई। मतलब इस वाक्य में 2 कर्ता हैं, एक प्रेरणा देने वाला और दूसरा कार्य करने वाला। माँ ने प्रेरणा दी, माँ ने काम स्वयं नहीं किया, अपनी बेटी से करवाया, तो यहाँ पर 2 कर्ता, मतलब जब जो एक कर्ता काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। माँ ने बेटी से भोजन बनवाया, माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए, ठीक है। तो माँ प्रेरणा देने वाली है और धोबी कार्य करने वाला करता है, 2 कर्ता हो गए और कपड़े धुलने का इस वाक्य में काम हुआ है, ठीक है। जब मुख्य बात यह हो गई कि जब कर्ता काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चौथा प्रकार है क्रिया का, चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, देखिए नाम से स्पष्ट है, पूर्व मतलब पहले, कालिक समय, पहले समय की क्रिया, मतलब जो क्रिया पहले हो चुकी है, जो क्रिया पहले हो चुकी है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जब एक क्रिया समाप्त, वाक्य में 2 क्रिया होती हैं, जिस वाक्य में 2 क्रिया होती हैं और एक क्रिया पूरी हो गई उसके बाद में दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो जो पहले क्रिया हो चुकी है उस क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे 2 क्रिया होती हैं, एक क्रिया समाप्त होने पर दूसरी क्रिया होती है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय लगाते हैं, इसकी पहचान होती है कर। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें कर जुड़ा होता है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, मोहन पढ़कर सो गया, इसमें सोना और पढ़ना कितनी क्रियाएं हैं? 2 क्रियाएं हैं, पढ़ना और सोना, ठीक है। तो पहले कौन सी क्रिया हुई? पढ़ने की क्रिया हुई और बाद में सोने की। पढ़ने की क्रिया समाप्त होने के बाद ही सोया, यानी कि पहली क्रिया समाप्त हो गई तभी दूसरी क्रिया हुई। तो जो क्रिया समाप्त हो चुकी है पहले, उस क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें कर प्रत्यय जुड़ा होता है। कर, पढ़कर, वह पढ़कर सो गया, मोहन पढ़कर सो गया, तो पढ़कर कौन सी क्रिया है? यह है पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा उदाहरण है वह उठकर बाहर चला गया, वह उठकर बाहर चला गया। इसमें 2 कार्य हुए हैं, एक तो उठने का काम हुआ और एक बाहर जाने का काम हुआ। 2 कार्य हुए हैं अर्थात 2 क्रियाएं हैं और पहली क्रिया समाप्त होने के बाद ही दूसरी क्रिया हुई है। वह उठकर बाहर चला गया, उठकर यानी कि उठ गया, उठने का काम समाप्त हो गया, उसके बाद में वह बाहर चला गया, वह उठकर बाहर चला गया और इसमें कर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहली क्रिया है यह कौन सी क्रिया है? यह है पूर्वकालिक क्रिया।
और रचना और प्रयोग के आधार पर पांचवा और अंतिम भेद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। देखिए यहाँ पर नाम, इसके पहले हम नाम से समझते हैं। नाम किसे कहते हैं? हम संज्ञा को कहते हैं। ठीक है, तो जो क्रियाएं हम इसी से समझ, नाम क्या होते हैं? संज्ञाएं होते हैं। जितने भी नाम होते हैं सभी संज्ञा शब्द होते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि नाम धातु जो क्रियाएं होती हैं वह संज्ञा शब्दों से बनी होंगी। ठीक है, तो जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं उनको हम कहते हैं नाम धातु क्रियाएं। जैसे हाथ, हाथ क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, और हाथ से हम बनाते हैं हथियाना। ठीक, हथियाना, हथियाना बनाया तो जो हथियाना शब्द है यह है नाम धातु क्रिया। फिल्म संज्ञा शब्द है, इससे बनेगा फिल्माना। बात से बतियाना, शर्म से शर्माना और झूठ से झुठलाना, ये क्रियाएं बनी हैं किससे? संज्ञा शब्दों से। ठीक है, संज्ञा शब्दों से जो बनी क्रियाएं होती हैं उनको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। झुठलाना क्रिया है, शर्माना भी क्रिया है, बतियाना मतलब बातें करना ये भी क्रिया है, फिल्माना ये भी क्रिया है, और हथियाना यह भी क्रिया है, और ये बनी हैं संज्ञा शब्दों से। तो यह होंगी नाम धातु क्रियाएं। और देखिए सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्द जैसे है अपना, सर्वनाम शब्द है और इससे क्रिया बनती है अपनाना। विशेषण से जैसे गर्म और 60, ये विशेषण है। गर्म से बनेगी गरमाना, 60 से सठियाना। इनके अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अलावा भी कुछ क्रियाएं होती हैं जो नाम धातु होती हैं ध्वन्वयात्मक, मतलब जो ध्वनि सूचक शब्द होते हैं उनसे बनती हैं। जैसे थर थर, ठीक है, थर थर से बनती है थरथराना। हिन हिन से हिन हिनाना, है ना, जैसे घोड़ा हिन हिन करता है, ध्वनि सूचक शब्द है हिन हिन, तो इससे बनती है हिन हिनाना। खट खट ध्वनि सूचक शब्द है, इससे क्रिया बनती है खटखटाना। और ठीक है, तो ये हैं ध्वनि सूचक शब्दों से बनी क्रियाएं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और ध्वनि सूचक शब्दों से बनी जो क्रियाएं होती हैं उनको हम कहते हैं नाम धातु क्रियाएं। तो ये प्रकरण चल रहा था क्रिया का। क्रिया के भेद हम पढ़ चुके हैं। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, और प्रयोग या रचना के आधार पर 5 भेद होते हैं। ठीक, ये भेद क्रिया कंप्लीट हो चुके हैं, और इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, जो अव्यय होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, अब इनका अध्ययन करेंगे हम अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसका उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।